भैया बहनों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने जिस बिंदु को चुना है वह है कारक। यह आपके पाठ्यक्रम में कक्षा सप्तम और अष्टम दोनों में सम्मिलित है, इसलिए आज का यह पाठ संयुक्त रूप से सप्तम और अष्टम दोनों कक्षाओं के भैया बहनों के लिए होगा। कारक होता क्या है, ये हमारे लिखने पढ़ने को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके भेद कितने होते हैं, इसकी पहचान कैसे हम करते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आज के इस पाठ में हम सब करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ वाक्य लिखेंगे श्यामपट्ट पर और इसके बाद फिर चर्चा प्रारंभ होगी। तो देखिए, हमने श्यामपट्ट को दो हिस्सों में बांट दिया है और इधर है क और इधर है ख। दोनों हिस्सों में हम वाक्य लिखेंगे, ठीक है। पहले बालक पुस्तक पढ़ी, इधर भी लिखेंगे बालक ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा वाक्य माली ने पौधों सींचा, इधर भी लिखेंगे माली ने पौधों को सींचा। तीसरा वाक्य मेज पुस्तकें रखी हैं, इधर भी लिखेंगे मेज पर पुस्तकें रखी हैं। और अंतिम चौथा वाक्य है सुनीता बेटा बीमार है, इधर भी वाक्य लिखेंगे सुनीता का बेटा बीमार है। अब आइए हम सब इन वाक्यों को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले का खंड के वाक्यों को पढ़ेंगे। बालक पुस्तक पढ़ी, माली ने पौधों सींचा, मेज पुस्तकें रखी हैं और अंतिम है सुनीता बेटा बीमार है। यही वाक्य खा खंड में भी लिखी हुई है, थोड़े से अंतर के साथ। बालक ने पुस्तक पढ़ी, माली ने पौधों को सींचा, मेज पर पुस्तकें रखी हैं, सुनीता का बेटा बीमार है। तो दोनों तरफ के वाक्यों को जब हम अलग अलग पढ़ते हैं तो जो का खंड में वाक्य लिखे हैं इनका अर्थ समझने में हमें कठिनाई होती है। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है
कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या है। बालक पुस्तक पढ़ी, माली ने पौधों सींचा। लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा सा लग रहा है। लेकिन जब खा खंड के वाक्यों को हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि खा खंड में ने, को, पर और का, इन शब्दों के जुड़ जाने से इधर के वाक्यों के अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाते हैं। तो अब हम समझ गए कि यह पूर्ण वाक्य हैं और यह अपूर्ण वाक्य है। इनका अर्थ अस्पष्ट है और इधर के वाक्यों का अर्थ पूर्णतया स्पष्ट है। जो बात लिखने वाला या कहने वाला कह रहा है उसको हम समझने में सक्षम हैं, पूरी तरह हम समझ पा रहे हैं, बात हमारी समझ में आ जाती है कि बात क्या है। जबकि इधर ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपने देखा कि इसमें जिन शब्दों को हमने रेखांकित किया है उनके लगने से ये पूर्ण हो गया। तो इन शब्दों को जो रेखांकित हुए हैं इन्हें कहा जाता है कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। भैया बहनों, हिंदी में जो कारक होते हैं संस्कृत में वही विभक्ति होते हैं। दोनों एक ही हैं, केवल नाम अलग अलग है। संस्कृत में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इस प्रकार से नाम होते हैं और यहाँ के नाम अलग होते हैं। वो अभी आगे आपके सामने आएंगे और हम लोग देखेंगे। चिन्ह जो हैं इनके परसर्ग वे सब एक ही तरह से होते हैं, उनमें अंतर बिल्कुल नहीं होता। जो चिन्ह हिंदी के कारकों में प्रयोग होता है वही चिन्ह संस्कृत के विभक्तियों में प्रयोग होता है। अब हम इसकी परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बालक भी था और पुस्तक थी, पढ़ने का भी काम हुआ, लेकिन बालक और पुस्तक का संबंध नहीं जुड़ पाया क्योंकि बीच में परसर्ग नहीं था। दूसरे खंड में बालक और पुस्तक के बीच में ने शब्दांश ने या ने शब्द ने संबंध को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने का काम कर दिया। जैसे आप दो पन्ने जोड़ते हो तो बीच में गोंद लगा देते हो, कहीं कांटी लगा देते हो, तो यहाँ पर इसने यही काम किया है, इसलिए स्पष्ट हो गया। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, वह स्वरूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, अन्य पदों के साथ उसका संबंध जोड़ता है, संबंध निर्धारित करता है, निश्चित करता है, वह कारक कहलाता है। जैसे यहाँ पर ने परसर्ग ने पुस्तक और बालक में जोड़ दिया, अर्थात पुस्तक किसने पढ़ा? बालक ने। तो पढ़ने का जो प्रभाव है, पढ़ने का जो फल है, परिणाम है, वह किस पर पड़ा? बालक पर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कार्य को करने वाला बालक है, बालक इसमें करता है, इसलिए यह कारक कहलाता है। अब आगे बात आती है कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहला है कर्ता कारक और इसका परसर्ग है ने। अब इसका हम वाक्य बना करके देख लें कि कैसे इसको हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग भी साथ साथ में होता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे राम ने रावण को मारा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिया है मारना और मारने वाले कौन हैं? यह राम है। अर्थात जो मारने की क्रिया हुई है उसका प्रभाव, उसका कर्ता कौन है? राम है। राम ही मारने की क्रिया को संपादित करना है।
मारा कौन जा रहा है? रावण। और मारने वाले कौन हैं? राम। इस तरह से यह कर्ता कारक का उदाहरण है। अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि परसर्ग नहीं लगता। अक्सर ने परसर्ग केवल भूतकाल के वाक्यों में लगता है। हम सब जानते हैं कि रावण को मारने का जो कार्य है, जो उसकी क्रिया है, बहुत पहले हो चुकी है, आज नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम आज का वाक्य, वर्तमान का कोई वाक्य बनाएं जिसमें कर्ता भी हो और क्रिया भी हो, लेकिन उसमें परसर्ग नहीं होगा, जैसे दूसरा बनाएं, रमेश पढ़ता है। अब इसमें क्रिया है पढ़ना और रमेश है कर्ता, कार्य को करने वाला। लेकिन यहाँ पर ने नहीं लगा क्योंकि यह वर्तमान काल का वाक्य है। इसमें जो क्रिया संपादित हो रही है वो इस समय हो रही है, जो समय चल रहा है उस समय हो रही है। और वहाँ पर रावण को मारने का कार्य बहुत पहले हो चुका है, वो भूतकाल में हो चुका है, आज के समय की बात नहीं है। इसलिए वहाँ इसी प्रकार से जो आने वाला समय होता है, भविष्य काल, उसमें भी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राघव दिल्ली जाएगा, ने नहीं आया यहाँ पर, क्रिया भी है, जाने वाला भी है और कहाँ जाना है ये भी है, लेकिन परसर्ग कोई नहीं है क्योंकि यह वर्तमान काल का वाक्य है। इसलिए इसमें परसर्ग की आवश्यकता नहीं है। परसर्ग केवल भूतकाल में लगता है, कर्ता काल में, ये ध्यान दें। अब आगे यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, कर्म कारक। इसका परसर्ग है को। अब इसमें देखेंगे सुरेश ने सांप को मारा। अब यहां पर देखिए आप, रमेश पढ़ता है, केवल कर्ता और क्रिया थी। और यहां पर सुरेश ने सांप को, कर्ता सुरेश है, क्रिया मारने की है और एक शब्द है सांप। यानी मारने का जो फल है वह सुरेश पर नहीं पड़ रहा है। काम तो सुरेश कर रहा है, लेकिन मरेगा कौन? जब चोट की जाएगी तो चोट किसे लगेगी? सांप को लगेगी, मरेगा सांप। इसलिए मारने की क्रिया का फल, उसका परिणाम सांप पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कर्म कारक है, इसलिए ये कर्म कारक हो गया। समझ गए? अब ऐसे आता है तीसरा, कर्म कारक। वह कलम से लिखता है। अब यहां आप देखिए, कर्ता कौन है? वह। क्रिया कौन सी है? लिखने की। और कलम और लिखने के बीच में से आया है, इसका चिन्ह से होता है। अब अगर हम से को हटा दें तो क्या बनता है? वह कलम लिखता है, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है। वह कलम लिखता है, इस वाक्य से कुछ भी नहीं लगता कि कार्य क्या हो रहा है।
लेकिन कलम से लिखता है, इसका मतलब है कि स्पष्ट रूप से लिखने का कार्य हो रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर वह भी रहे और लिखना भी रहे लेकिन कलम से न हो तो अनिश्चित हो जाएगा किससे लिखता है, कलम से लिखता है कि पेंसिल से लिखता है या ब्रश से लिखता है, चाक से लिखता है। तो यहां पर इसका चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा। तो अगर कलम नहीं होगी तो लिखने का कार्य नहीं होगा। कलम से ही लिखने का कार्य संभव हो सकता है। लिखने का मन है, लिखने की बाकी विषय वस्तु तैयार है और लिखने वाला भी तैयार है, लेकिन साधन नहीं है। तो इस विभक्ति में, इस कारक में साधन जो होता है उसमें परसर्ग लगता है, यानी कलम से। कलम क्या है? यह साधन है, यह कार्य को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त उपकरण है। अगर कलम नहीं तो लिखने का कार्य नहीं। अगला देखें, चार है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है को के लिए। अब इसमें देखिए संप्रदान का अर्थ होता है, वैसे प्रदान का अर्थ है देना और सम उपसर्ग लग गया तो उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं है और अच्छा तो संप्रदान मानता है देना। जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो जिसको दी जाती है उसमें, जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है तो यहाँ देने वाला कौन है? राजा है। पाने वाला कौन है? ब्राह्मण है। और क्या दिया जाता है? गाय दी जाती है, अथवा धन दिया जाता है, अथवा वस्त्र दिया जाता है, जो भी आप चाहें उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जब को आता है राजा ब्राह्मण को या के लिए, दोनों उपयोग हो सकता है। ब्राह्मण के लिए वह देता है और इस प्रकार से देता है, इस भाव से देता है कि वह दोबारा वापस नहीं लेगा। हम लोग कभी कभी आपस में किसी की कोई वस्तु मांगते हैं तो अपना काम पूरा हो जाता है उसको वापस भी कर देते हैं। इस कक्षा में आप पढ़ते हैं, कभी कलम भूल जाते हैं, कभी पेंसिल भूल जाते हैं। तो जब मित्र से मांगते हैं तो जैसे ही कार्य पूर्ण होता है आप उसको वापस कर देते हैं। लेकिन जब राजा किसी को कोई चीज़ देता है तो वापस नहीं लेता, वह दान मानाता है, हमेशा के सदैव के लिए दिया जाता है। इसलिए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। भैया बहनों, ये पाठ थोड़ा बड़ा है, इसका आधा हिस्सा अब अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही।